नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोज यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो जैसा कि आपको पता है, हमने शुरुआत किया हुआ है डेली यूपीएससी रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। तो चलिए आज भी चलते हैं उसी दौर पे और देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपको पूछ रहा है ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। चलिए पहला, द प्रोजेक्ट स्पान्स 1400 किलोमीटर एंड विल कनेक्ट मोरे इन मणिपुर विथ माओसेट इन थाईलैंड वाइल पासिंग थ्रू म्यांमार। देखिए, यह ऐसा प्रोजेक्ट है जो कह रहा है कि हमारा ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है। देखिए, यूनिलेटरल होता है तो कोई सिंगल देश में होता है, बायलेटरल होता है तो यह कोई दो कंट्री में होता है, लेकिन यह कैसा है? यह है ट्राइलेटरल। ठीक है, अब ट्राइलेटरल है तो कहाँ कहाँ पे है? तो कि सर जी यह 1400 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत के मणिपुर से लेके थाईलैंड तक है और यह बीच में म्यांमार से होके गुजरेगा। ठीक है, चलिए ये एक और पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा, द प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, आपको कुछ सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे कि कुछ ऐसी स्कीम होती है जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत किया था, लेकिन बीच के जो 2004 से लेके 14 तक का टाइम था, उनमें आपकी यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को क्या किया था? ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, अब उसी प्रोजेक्ट को नरेंद्र मोदी यानी कि NDA 2 की सरकार जो है यह आगे लेके जा रही है। ठीक है, यह भी एनडीए की सरकार थी, यह भी एनडीए की सरकार थी, और यह अभी प्रोजेक्ट आगे लेके जा रही है। जिसका एक और एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो वह होगा आपका रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, यह रिवर लिंक प्रोजेक्ट की भी बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुई थी। तो यहाँ पे तो यह दोनों सेंटेंस सही है, इसी वजह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह कहाँ पे आया है। तो यह जो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है उसको द रोड टू ईस्ट भी कहा जाता है, जो कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। ठीक है, इंडिया में मोरेतून यानी कि मणिपुर के आसपास से, ये देखिए आप देख रहे हो, माफ़ कीजिएगा मैं इनका उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, मोरेटमू करके एक प्लेस है हमारे मणिपुर में, वहाँ से निकलेंगे, वहाँ के बाद म्यांमार में जाएंगे और म्यांमार के बाद यह कनेक्ट करेगा सीधा कहाँ पे? थाईलैंड में। थाईलैंड में कहाँ पे? माओसोत में कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो यह चीज़ आपको पता होगी, इसीलिए इसको कहा जाता है एशियन कंट्रीज़ का गेटवे। ठीक है, अगर हमें यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाती है तो आपको पता हो जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इंडिया अपना ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर पाएगा और जो भी माल इंपोर्ट कर रहा है, यह इंपोर्ट में हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। कौन सी दिक्कत है सर? देखिए, म्यांमार में अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, म्यांमार में अभी आपके मिलिट्री शासन है। ठीक है, तो यह मिलिट्री रूल के अंतर्गत कितना सपोर्ट मिलता है यह थोड़ा देखने वाली बात है। फिलहाल आपको याद रखना है ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट यूपीएससी पूछ सकती है कौन से कंट्री के बीच में है, तो याद रहना चाहिए इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। यह भी पूछ सकती है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो मोरे से लेके माओसेट तक है। ठीक है, चलिए आपको बताना है अनुभव मंडपम इज एसोसिएटेड विद विच पर्सनालिटी। चलिए आपको बताना है यह शब्द किन के साथ जुड़ा हुआ है, अनुभव मंडपम। ठीक है, क्या यह बसव के साथ जुड़ा है, नागार्जुना के साथ जुड़ा है, औरबिंदो के साथ जुड़ा है या फिर अक्का महादेवी के साथ जुड़ा है? तो सबको पता होगा इस सेंटेंस का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बसवा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यह कौन थे और यह हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, दिल्ली में द इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जिसको कहा जाता है IECC, जिसका नाम दिया गया है भारत मंडपम। ठीक है, इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए। देखिए, अनुभव मंडपम जो है, यह अनुभव मंडपम को एकेडमी ऑफ साइंस एंड फिलोसोफर्स ऑफ द लिंगायत फेथ वॉज इन द 12th century
मतलब कि 12वीं सदी में लिंगायत समुदाय के जो भी लोग थे वहाँ पे सेंट और फिलोसोफर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए एक एकेडमी जो चलाते थे, उनका नाम था अनुभव मंडपम, ठीक है। और इनका फाउंडर था हमारे बसवा, ठीक है। कुछ लोग इनको भगवान बसवा भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं से इंस्पायर होके हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है भारत मंडपम, ठीक है। यह जो भारत मंडपम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहीं पे हमारे G20 की जो 2023 की समिट इंडिया में होने वाली है, यह समिट यहीं पे होगी, ठीक है। तो हम साथ साथ G20 में भारत की सिर्फ इकोनॉमी नहीं, परंतु हम इकोनॉमी के साथ साथ हमारा कल्चर भी लोगों के सामने पेश करने वाले हैं, ठीक है। इससे हमारे देश में क्या बढ़ सकता है, हमारे देश में टूरिज़्म बढ़ सकता है। चलिए, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बाकी अगर आपको मौका मिले दिल्ली जाने का तो अब इस सेंटर में देख के आने का भूलना मत, ठीक है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कुरिल आइलैंड। आपको कुरिल आइलैंड के बारे में बताना है। क्या बताना है, करेक्ट सेंटेंस बताने हैं। पहला, द आइलैंड आर लोकेटेड इन द फार ईस्ट ऑफ एशिया। कहाँ पे है, एशिया के फार ईस्ट में है। देखिए, आपको ऐसे याद रखना है कि यह हो गया रसिया, ठीक है। अब रसिया का जो ये जो पोर्शन है, यह वेस्ट वाला पोर्शन है, और यह वाला जो पोर्शन है यह ईस्ट वाला है, ठीक है। और ईस्ट में जो भी यह एंडिंग वाला पोर्शन है, इसी को कहा जाता है क्या, फार ईस्ट रसिया, ठीक है। तो यह याद रखना है कि कुरिल आइलैंड क्या फार ईस्ट में आया है, बिल्कुल सही बात है। इट इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। नहीं भैया, अब आपने पहला सेंटेंस ऐसा बता दिया कि यह फार ईस्ट रसिया में आया है, तो हो सकता है कि रसिया भी इनमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आसान रहेगा कि सामने साउथ कोरिया नहीं है, सामने कौन है, रसिया है, ठीक है। तो सही पूछा है, तो ऑप्शन ए जो है यह हमारा सही आंसर आएगा। देखिए, अभी क्या हुआ है कि रसिया फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ युद्ध में, तो जापान को ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने कुरिल आइलैंड खो दिया था, और अभी कुरिल आइलैंड पे रसिया ने सीज करके रखा था। मतलब रसिया से पहले जो था वो सोवियत यूनियन थे, उन्होंने सीज करके रखा था। तो जापान को लग रहा है कि इसको हम फिर से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यह कहाँ पे आया है। तो देखिए, ये है रशिया का फार ईस्ट वाला नेशन, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यह जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, इन्हीं छोटे छोटे आइलैंड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, आपको इसके साथ साथ देखना है सी ऑफ ओस्टोक, सी ऑफ जापान, और इन्हीं के साथ आपको देखना है कि जापान के जो भी बड़े बड़े नाम होते हैं आपके आइलैंड के, जैसे कि यहाँ पे हो गया होक्काइडो, शिकोकुत्सु, ठीक है। तो इनके नाम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह न्यूज़ में लगातार बने हुए हैं, ठीक है। कुरिल आइलैंड के बारे में हमने देखा है। देखिए, यह कुरिल आइलैंड जो है ना, एक पूरा आर्किपिलागो है, ठीक है। समझ लीजिए कि यह सारे जो आइलैंड है, यह सारे आइलैंड मिला के कहा जाता है क्या, कुरिल आइलैंड, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन MEE के बारे में। सर जी यह क्या है, यह हमें पता ही नहीं है। तो भैया, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप UPSC पास करने का गोल कैसे रख सकते हो, बोलिए। UPSC कैसे पास करने का गोल रख सकते हो? आपको ऐसी न्यूज़ करंट अफेयर से निकालनी है। पता चलेगा कि सर जी हम वेट करते रहे मंथली PDF के, जो भी मंथली PDF आप फॉलो करते हो उसका वेट करते रहोगे तो एक साथ पचा नहीं पाओगे। इसीलिए आपको डेली न्यूज़पेपर देखना है, ठीक है। और डेली न्यूज़पेपर देखने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को देख के अपने आप में प्रैक्टिस करनी है कि सर जी आज मेरे 10 में से 7 अच्छे हुए, 8 अच्छे हुए, मतलब 7 सही हुए, 8 सही हुए, या 10 के 10 सही हुए,
ठीक है। जब तक ये नहीं होता है तब तक खुद को रोकना नहीं है और न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस आपको समझना है। यह तो करना ही है, मंथली पीडीएफ तो आप करते ही हो, लेकिन एक साथ खाना खाने से अच्छा है डेली थोड़ा थोड़ा खाते जाओ, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन क्या है। तो पहला सेंटेंस पूछ रहा है इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नहीं, यह चीज़ गलत है। यह क्या है? इसको फ्रेमवर्क बनाया हुआ है किनके द्वारा? IUCN के द्वारा, ठीक है। IUCN के द्वारा इनका फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। अब क्या है यह, वो भी देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, इट इज़ द असेसमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज इन द कंट्री। अच्छा, मतलब देश में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है उनका एक असेसमेंट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा सेंटेंस, इंडिया इज़ द ओनली नेशन। कान खड़े हो जाने चाहिए आपके कि अगर यहाँ पे ओनली आया है तो। इंडिया इज़ द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव इफेक्टिवली कंप्लीटेड 5 साइकिल्स ऑफ MEE ऑफ टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। क्या सही है? हालांकि सर जी हमें तो ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारे टाइगर की जान खतरे में होती है, क्योंकि इंडिया में एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हमें बहुत बार लगातार न्यूज़ में देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद तीसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। इंडिया दुनिया का इकलौता देश है जिन्होंने MEE यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, जो कि होता है प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए, उनकी 5 साइकिल्स कंप्लीट किया है। तो दूसरा तीसरा सही है। आपको पूछा है हाउ मेनी आर करेक्ट, तो सर जी यहाँ पे 2 जो सेंटेंस है यह करेक्ट है, ठीक है। चलिए, जो भी मैंने आपको बताया वो सारी न्यूज़ यहीं पे लिखी हुई है। आपको वीडियो को पॉज करना है और तुरंत इनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हाथीकुंड बैरेज के बारे में। चलिए, हाथनीकुंड या हाथीकुंड जो भी आप बोल सकते हो उनको, वो लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। किसके रिगार्डिंग? यह कौन से स्टेट में, कौन सी रिवर के आसपास ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए, क्या यह गोदावरी है, यमुना है, गंगा है या कावेरी है? ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। जी हाँ, यह है यमुना नदी के पास में। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस आपका क्वेश्चन पूछा है कि कौन से स्टेट में, तो उसका आंसर आपको बताना है कि जो हाथनीकुंड बैरेज है यह कहाँ पे आया हुआ है। यमुना नदी फाइनल है, लेकिन यमुना नदी एक स्टेट से थोड़ी ना गुजरती है, वो तो बहुत सारे स्टेट से गुजरती है। तो कौन से स्टेट में है, इसका जवाब आप मुझे दोगे, ठीक है। चलिए, फटाफट जवाब दे दीजिए, वरना आपका आंसर पीछे मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम। तो अभी क्या हुआ है कि हाथनीकुंड बैरेज जो है उसकी वजह से हमारे कैपिटल न्यू दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी, ठीक है। और यह जो है यह गैरेज कहाँ पे है? बोलिए बोलिए बोलिए। जी हाँ, यह जो गैरेज है यह जो बैरेज है यह आया है हमारे हरियाणा के साइड में। कहाँ पे? हरियाणा के बॉर्डर में, ठीक है। यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे यह बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह एक बैरेज है, ठीक है। इसमें से एक वेस्टर्न यमुना कैनाल निकलती है, एक ईस्टर्न यमुना कैनाल निकलती है, और बाकी का पानी हरियाणा और यूपी की ओर, हरियाणा और दिल्ली की ओर पसार होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लिखा होगा हाथनीकुंड गेस्ट हाउस जो है यह एक बैरेज है, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे यूपीएससी के करंट वाला सेक्शन। अब हम चलते हैं यूपीएससी के स्टैटिक क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जिनमें हम देख रहे हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 वाले। सबसे पहला सेंटेंस उनमें पूछ रहा है कि सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नाउन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी। चलिए, फंगी को कौन कल्टीवेट करता है? क्या भैया आंट करती है, चींटियाँ करती है, कॉकरोच करते हैं, क्रैब करते हैं या स्पाइडर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा रैंडम जीके भी यूपीएससी आपको सरप्राइज करा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि आंट। दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इश्यू विथ सेनकाकू आइलैंड। देखिए, आज तो हमें आइलैंड ही आइलैंड घुमा रहे हैं ये लोग। पहले हमने क्या देखा था? कुरिल आइलैंड देखा था आज, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं सेनकाकू आइलैंड।
पहला जो देखा था वहाँ पे एक साइड रसिया था और दूसरी साइड जापान था। अब इसमें क्या है वो देख ले हैं। तो यह न्यूज़ में बना हुआ था, वो बता रहे कि यह किन के रिगार्डिंग बना हुआ था। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस, इट इज़ जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। क्या यह आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसको उनके अगल बगल वाले साउथ चाइना के सी के अगल बगल वाले कंट्रीज़ ने बनाया है। ओके, पहला ऑप्शन है। दूसरा, चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। क्या चाइना और जापान के बीच का यह प्रॉब्लम है। तीसरा, अ परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज़ बीन सेट अप देयर टू हेल्प ताइवान टू इंक्रीज इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़। क्या यह कोई अमेरिकन मिलिट्री बेस है। देखिए, आपको पता होगा अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना हुआ है। ठीक है, और यह सुपर पावर ऐसे ही नहीं बना हुआ है, उनके 80 से ज़्यादा देशों में उनके क्या बने हुए हैं, उनकी मिलिट्री प्रेजेंस है। कितने, 80 से ज़्यादा कंट्री में, और कुल मिला के 150 प्लस कंट्री जो है वहाँ पे उनके स्पाई सिस्टम चालू है। ठीक है, तो क्या यह ताइवान की हेल्प के लिए डिफेंस कैपेबिलिटी बता रहा है। लास्ट ऑप्शन, Though International Court of Justice declared them to no man's land, some South Asian countries claim them। चलिए, यह ऐसा बता रहा है कि जो भी हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं उनको बोल दिया कि यह किसी के भी ऑनरशिप में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ जो साउथ ईस्ट एशियन जो देश होते हैं वह उनको क्लेम कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि सेनकाकू आइलैंड क्या है। तो सही आंसर सबको पता होगा ऑप्शन बी, यह चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड बॉडीज है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यह सेनकाकू आइलैंड कहाँ पे आया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ताइवान की यह सिचुएशन यहाँ पे है, उसके ऊपर वाला जो रीजन है यहीं पे सेनकाकू आइलैंड आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रह गया आपका जापान। साथ ही यह भी देख लीजिए, ओसुमी, तोकारा, अमामी, ओकिनावा, डेइटो, मियाको, याएमामा। अब सर जी आपने इनका नाम क्यों बोला। देखिए, यूपीएससी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि बताइए तोकारा, अमामी, ओकिनावा, मियाको क्या है। क्या यह जापानीज कोई कंट्री है, जापानीज कोई आइलैंड है। दूसरा, क्या इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कोई लैंग्वेज बोली जाती है। क्या इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कोई ट्राइब्स का नाम है। समझ गए ना आप, इस हिसाब से यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आपको बताना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में सही स्टेटमेंट जो कि इंडिया में लॉ के अंतर्गत आते हैं। पहला, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, वाइल्ड एनिमल जो होते हैं यह गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट किसकी है, आम जनता की, और आम जनता की ही सारी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही है। दूसरा, when a wild animal is declared protected, such animals is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप एक नेशनल पार्क के बगल में घूम रहे, आपका बगल में आपका मकान है। ठीक है, आप वहीं पे रह रहे हो, नेशनल पार्क की बाउंड्री के बहुत ही बाहर हो। अब नेशनल पार्क का कोई शेर आपके घर के आसपास घूम रहा है। ठीक है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसको जाके मार दो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर जी उसका घर ये है, उसके बाहर नहीं आना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल उसको यहीं पे भी प्रोटेक्ट करना है, यहीं पे भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो दूसरा सेंटेंस है, यह दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तीसरा, apprehension of a protected wild animals become a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing। नहीं भैया, ये sufficient कैसे हो गया। अगर यह डेंजर बनता है तो उसके लिए हमारे पास और बहुत से ऑप्शंस है। ठीक है, हम उसको किलिंग नहीं कर सकते। तो तीसरा सेंटेंस आपका गलत हो गया। अब हमें पूछा है करेक्ट, तो भैया सिर्फ दो ही सेंटेंस है जो कि करेक्ट है, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, अफगानिस्तान के अगल बगल वाले कौन है। किनके, अफगानिस्तान के अगल बगल में कौन बॉर्डर्स वाले कंट्री है। क्या अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, या फिर उज्बेकिस्तान है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ताजिकिस्तान आएगा, तुर्कमेनिस्तान आएगा और उज्बेकिस्तान आएगा। यानी कि ऑप्शन सी 3, 4 और
5 आएंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से है। यहाँ पे है ईरान, यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे है उज्बेकिस्तान, यहाँ पे है ताजिकिस्तान, यहाँ पे है चाइना, यहाँ पे है इंडिया और यहाँ पे है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडिया के पास भी उसका बॉर्डर है, यह हमारा जम्मू कश्मीर है जो कि पीओके वाला रीजन है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, अफगानिस्तान की बॉर्डर है काबुल और अभी रिसेंटली उसको यूएसए छोड़ के चला गया है। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि उसको ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कंट्री और उनके रीजन के बारे में जो कि करंट अफेयर्स न्यूज़ में थी। ठीक है, अब यह बहुत पुराना नहीं हुआ है, इसीलिए हमने इसको इंक्लूड किया है कि हो सकता है यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सके या फिर इसके अगल बगल इर्द गिर्द क्वेश्चन बना के आपको पूछा जाए। चलिए, वो बोल रहे हैं कि अनातोलिया जो है यह तुर्की का रीजन है, अमारा जो है यह इथोपिया का रीजन है, काबो देलगाडो जो है यह स्पेन का रीजन है, कैटेलोनिया है जो इटाली का रीजन है। ठीक है, अब देखिए सबको पता होगा कि सर जी कैटेलोनिया तो स्पेन का रीजन है, तो बिल्कुल सही बात है कि इटाली यहाँ पे आएगा नहीं। तो चौथा नंबर की जो हमारी जोड़ी है, चौथे नंबर की जो पेयर है, यह गलत है। चलिए, आपको पूछा है कौन सी पेयर करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता चल गया कि सर चौथी सही नहीं है, तो आप एक ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि अभी यह 1, 2 और 3 में से कितने सही है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में या तो एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए या फिर उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए एनाटोलिया जो है तुर्की में है, बिल्कुल सही है। अमारा है जो इथोपिया में है, बिल्कुल सही है। काबा देलगाडो जो है वो स्पेन में नहीं है, यह आया है मोजाम्बिक में। ठीक है, तो हमारी सिर्फ 2 ही पेयर सही है, तीसरी और चौथी पेयर हमारी गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए आप देख सकते हो कि जो काबो देलगाडो है यह मोजाम्बिक में आया है, जो कि एक मादागास्कर का पड़ोसी कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 ही पेयर है, और आपको पता है कि कैटोलोनिया जो है यह कहाँ पे आया है, यह स्पेन में आया हुआ है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यूज। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। आपको हमारी इस मेहनत को हर एक एस्पिरेंट, हर एक ग्रुप के पास पहुँचाने की जिम्मेदारी उठानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।